स्वागत है आपका एजुकेशन कैप्सूल में। आइए आज हम भारतीय संविधान से सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं और इस वीडियो में मैं आपको सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और ये हमने प्रश्नों की संख्या जो रखी है ये 450 क्वेश्चंस हैं। सभी संविधान के कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ और इस एक वीडियो को देखने से आपका पूरा का पूरा संविधान जो है 50% तो आपका तैयार हो ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के मूल में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए 8 अनुसूचियां हैं और जो वर्तमान में है वह 12 हैं। ठीक है, और मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? तो इसका उत्तर होगा 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। पांचवा देख लेते हैं हम, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा हमारी एकल नागरिकता। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर सही है ब्रिटेन से ये उत्तर लिया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 के तहत आता है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 51 है। इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है महाभियोग के द्वारा जो है उसको संसद में लाकर उससे राष्ट्रपति के कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को ही प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा संसद। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह प्रयोग किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह, इसका उत्तर होगा सही आंसर उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री जो है केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वह सही आंसर होगा आपका 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 के पैरा खंड 3 में है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 110 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 552। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यहां पर जो इसकी आयु होगी सही आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह राज्यसभा की बात है। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो यह 25 वर्ष है। कम से कम 25 वर्ष का उस व्यक्ति को होना चाहिए। लोकसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या जो है ये 545 है। और संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो है ये हमारे भारत का ही है। संसदीय व्यवस्था में ये कहीं से लिया नहीं गया है, भारत की ही देन है। सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रथम घंटा जो है संसद कार्रवाई का, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे द होगा, आप
आप इसको देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह हुए थे टोटल 12 अधिवेशन। सही आंसर 12 हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह सर BN राव जो हैं ये सलाहकार थे भारतीय संविधान के। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया है? तो यह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है रूस से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह संसाधनात्मक शासन प्रणाली है हमारी। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है इस बात को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा क्या? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ भारत को कहा गया है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वह सबसे पहले जो हुआ आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 14 में यह दर्शाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, यानी रक्षा करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 4 का ए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा जो होता है अगर तो वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 57 इसका सही आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 47 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उसकी नियुक्ति और उसको शपथ दिलाया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होगी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल जो है यह परामर्श दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना पहला त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं अपना पहला त्यागपत्र। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या जो है वह 250 रखी गई है। तो सही उत्तर आपका 250 हो जाएगा। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह इसका उत्तर होगा कनाडा। कनाडा से हमारी भारत की संघीय शासन प्रणाली प्रेरित है, वहां से लिया गया है इसको। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पे लागू किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की
सलाह पे वो लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो यह जो है अधिकतम 3 वर्ष तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन में कौन समक्ष रखता है? तो भारत का राष्ट्रपति रखता है। सही आंसर होगा। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष होता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो यह वित्त आयोग विनियमित करता है। सही आंसर होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। छह वर्ष हो उनका कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु से पहले। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। और संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन का। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई है? तो आंसर होगा 69 संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही उत्तर होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कनाडा। कनाडा से हमें संघात्मक व्यवस्था ली गई है। और भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यह हमारा ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया था? तो इंडिया डैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 80 क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी, अखंडता, धर्मपंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो यह 42वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वह संसद को प्राप्त है। यह आपका सही उत्तर है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है इस नए राज्य की शक्ति का गठन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में किससे संबंधित है? तो यह दोहरी नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यहाँ पे ये इंगित किया हुआ है। अनुच्छेद 18 का संबंध जो है उपाधियों के अंत से है। और भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह जो है अनुच्छेद 19 के भाग ए में है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो यह सोवियत संघ रूस से किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में निहित है ये। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद होता है। या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों में सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। 94 देख लेते हैं हम। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक वह रह सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत का प्रथम न्यायवादी, महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़ जो है वो प्रथम महान्यायवादी थे। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार का। अनुच्छेद 76 का 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैस के पद का सृजन जो है किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा हमारा संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है हमारा 6 वर्ष तक के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 31वें संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। और लोकसभा की कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। सही उत्तर होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो किया जाता है किसके द्वारा? तो यह संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने की जो उम्र होती है वह कितनी है? तो यह 65 वर्ष है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यह कनाडा का, यानी कनाडा से यह लिया गया है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक यानी प्रथम बैठक जो हुई वह कब हुई? तो यह 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो यह समय जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह इसका उत्तर होगा कोलकाता में की गई थी और यह 1774 ईस्वी में हुआ था। इसका भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के संघीय शासन का प्रावधान था? तो वहां पे भारत शासन अधिनियम 1935 का। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो यह किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया है। इसके एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो दिया गया वह क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में अंतर्गत कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह था 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946।
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1947 को। और भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो यह संविधान सभा के द्वारा किया गया। और जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। इसका ये सही आंसर होगा। और भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो यह जो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होंगे जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता के प्रारूप में समिति का गठन कब किया था? तो यह 29 अगस्त 1947 को किया था। आप ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंटी से हुआ? तो यह बंबई प्रेसिडेंटी से हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांस से लिया गया है यह। और भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो यह हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से संविधान पर आधारित है, किस देश से लिया गया है? तो यह हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह पांचवी अनुसूची में जो है इसका उपबंध है। और सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। और 140वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एकल कार्यपालिका। और भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर मुख्य बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा। और भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं उसके वितरण से। चलिए 144वां क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है। तो ये है इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। और ये कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो यह गाने का समय जो है वो 52 सेकेंड में आपको इसे गाना है, ये सही उत्तर होगा। और भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है KC वीयर का। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसका वृहद होने का कारण जो है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा KC वीयर ने कहा था इसको। और भारत में राजनीतिक सत्ता का सुख स्रोत कौन है, प्रमुख स्रोत कौन है? तो यह जनता को इसका अधिकार दिया गया है। और भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो यह G. ऑस्टिन ने कहा था। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और किसी भारतीय संविधान की
किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह राज्य की सूची से संबंधित है, ये सही उत्तर होगा। और पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा राज्य सूची में ये सम्मिलित है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सूची तृतीय समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती ने ये 1973 में कहा था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से यह संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका सही उत्तर होगा SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा सार्वभौमिकता से। आइए 164वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो इसका सही उत्तर होगा हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों, उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है वह विस्तार कहाँ है? तो यह मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में यह उल्लेखित किया गया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह संप्रभुता है, यह सही आंसर हो जाएगा आपका। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो KM मुंशी ने इसको प्रदान की। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरूबारी संघ मामले में 1960 में। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 28 राज्य हैं और 8 जो है वह संघीय प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें जो है आरक्षित हैं, वह है 20, संख्या उसकी 20 है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो इसका जो विभाजन किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो यह वर्ष 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्यों के बनाया। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत बनाया गया था। और यह कब बना? 1975 ईस्वी में बना था। 176वां क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम यानी 2019 में किन देशों में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो इसका जो मेन कारण है परित्याग, पर्यावसन या वंचना के आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता क्या? कृषि भूमि। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता निश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 182वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 14 में और अनुच्छेद 16 में इंगित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16 का प्रथम और अनुच्छेद 16 का ही दूसरा भाग में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? ये दर्शाया गया है अनुच्छेद 20 के सी कॉलम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण में विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 में दर्शाया गया है। 188वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। 189 क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय या आत्मा कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें क्या है उत्तर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दर्शाया गया है इसे। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ये 1973 में हुआ था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किन संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? यह 44वें संशोधन के द्वारा किया गया था। और ये कब? 1978 के द्वारा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखिएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो अब वह वैधानिक अधिकार हो चुका है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो यह अनुच्छेद 15 है और 16 का 6। इसमें यह दर्शाया गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। अनुच्छेद 300 का ए में दर्शाया गया है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1976 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ये सही उत्तर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 का क है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। 201 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जो केटी शाह जी का है। और भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में यह गठित किया गया था। और भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है। इसका सही उत्तर होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और 204 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो है नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ये 2 वर्गों में इसको रखा गया है मूल कर्तव्यों को। और मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो यह सही उत्तर होगा नैतिक कर्तव्य। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क।
का 5वां में किस मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किसी व्यक्ति को राष्ट्र गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा था, विजय इमैनुअल उमान केरल राज्य के, यह 1986 में एक उन्होंने आदेश दिया था। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो यह होता है अप्रत्यक्ष मतदान के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा यह किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान कौन करता है? तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा 50 निर्वाचकों के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग तो है परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और राष्ट्रपति की कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, यह सही उत्तर होगा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 160 में। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेवी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में किया गया था। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह जो अधिकार है यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा 5 लाख। ठीक है, और वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो देखिए, इनके दो राष्ट्रपति जो हैं वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। पहले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं श्री रामनाथ कोविंद। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरी का रहा हुआ। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्य किया है। ये भारत के उपराष्ट्रपतियों को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपिता का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो सही आंसर होगा राज्य विधान परिषद के सदस्य। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह संख्या जो है हमारी 50 होनी चाहिए, यह सही आंसर हो जाएगा। 233वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का राष्ट्रपति सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो यह 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत किया गया, और यह कब किया गया था? 2003 में किया गया था।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 257। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो सही आंसर होगा कैलाश बाबू काटजू। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसा कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ है? तो वह चौधरी चरण सिंह है। यह सही आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी आयकर के। सोलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये सोलिसिटर जो जनरल होते हैं, इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी का अधीनस्थ। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो आंसर सही हो जाएगा वी नरहरि राव है। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता जो है वो परामर्श देता है। संसद को लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लोक लेखा समिति का या मार्गदर्शक होता है। 246वां क्वेश्चन, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर आधारित होकर इनका पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो ये गोपाल स्वामी आयगर के। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो यह 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर किया गया था। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के संबंधित। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उन्मुक्तियां कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 253। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह वर्ष 2026 तक रहेगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश का है, इसमें 6 सीटें आरक्षित। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र में है और इनकी सीटों की संख्या जो है वो 48 है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य में यानी बीच में हुआ था। लोकसभा में बिहार 40 सीटें जो हैं को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर होती हैं? तो ये जो 40 सीटें जो बराबर होती हैं बिहार की, ये छत्तीसगढ़ की 11 और मध्य प्रदेश की 29, अगर इन दोनों राज्यों को मिला दें तो वो बिहार के बराबर हो जाती हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह हमारा 6 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है अपने निर्णायक मतों का प्रयोग कब करता है? तो यह करता है किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में अपना करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं जीबी मालवंकर हैं। ये सही आपका उत्तर हो जाएगा।
और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यह राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ये सही उत्तर होगा आपका। विशेषाधिकार समिति के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह 25 होती है संख्या। लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, और ये टोटल 25 होती है संख्या। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री जो थी वो कौन थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ये नरगिस दत्त हैं, जो एक्टर सुनील दत्त की पत्नी थी। इनको राज्यसभा सदस्य नामित किया गया था, और यह इनका जो कार्यकाल था 1980 से लेकर 1986 तक ये रही। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मीरा कुमार जी हैं। 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो ये आपका संविधान जो है ये सबसे सर्वोच्च है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संचित निधि पे कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो इसे सही हो जाएगा आंसर आपका भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पूर्व स्थापित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में किया जाता है। और धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग के तहत। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला जो राजस्व होता है किस निधि में जमा होता है? तो यह भारत की संचित निधि में, उस मद में यह जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो यह जो है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व किया जाता है। कोई विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो ये सही आंसर होगा आपका निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। ठीक है। प्राक्कलन समिति संसद के किन सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद में किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संसद के किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो यह 6 महीने का अंतराल आपका होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका द्वितीय वाचन में होती है, यानी द्वितीय भाषा में होती है। कटौती प्रस्ताव को और किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह होगा समापन प्रस्ताव। ठीक है, समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो यह जो है 14 दिन तक रोका जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह आपका सही उत्तर होगा। संसद की किस समिति ने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह जो होता है प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। भारतीय संसद में किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो सही उत्तर होगा संसदीय समिति के माध्यम से। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी। यह 1961 में हुई थी। लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यह सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष को।
संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए 296 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संसद राज्य सूची के किस विषय पे कानून कब बना सकती है? इसका सही उत्तर होगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का गलत वर्णन देता है। ठीक है, आइए 298वां हम क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो यह आयु जो है 18 वर्ष। ठीक है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो यह 1 घंटा होती है शून्यकाल की अवधि। यह सही उत्तर हो जाएगा आपका। और भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो यह न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यह हुई है 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 34। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि सर्वसम्मति से किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के तहत हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर वह कर सकता है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 134 है और भाग प्रथम है। यह उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह संख्या जो है ये 5 है। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसकी जो उत्तर होगा इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णयों अथवा आदेशों के परिवालुकन हेतु अधिकृत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा जो होता है उसका सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो यह जो सही आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है यह अधिकार। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो यह उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को माना गया है। यह लोकहितवाद यानी PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है या कहां से लिया गया है? तो यह जो हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है।
राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। और किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यह सदस्यों की संख्या जो है 1/6 होनी चाहिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? तो यह राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो यह जो है उच्च न्यायालय का अधिकार है। यह राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारों के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? जो महीने में जो वेतन होता है राज्यपाल का, तो वो होता है 3,50,000 उनका महीने का वेतन होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यह है आपका सही उत्तर अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों का कौन नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा यह नियंत्रण रखा जाता है। विधान परिषद में किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो यह अधिकतम सीमा जो है वो 4 माह की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 169। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो सही उत्तर है हमारा गोवा। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपाध्यक्ष को वह सौंपता है। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं में संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सही उत्तर है हमारा राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्य विधानसभा के द्वारा यह किया जाता है। 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल थे? तो यह संख्या जो थी वो 5 है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो यह सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कोलकाता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होगा, गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय था। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो वह राष्ट्रपति को करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो रखी गई है वह 62 वर्ष है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके
दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उसे उस लेख को क्या कहते हैं, तो उसे परमादेश कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है वो करीब 25 के करीब है। भारत में उच्च न्यायालय का प्रमुख क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है, तो वो उत्प्रेक्षा करती है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण न्यायाधीश जो है वो नहीं सम्मिलित होता है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बना के रखा जा सकता है, तो यह जो समय है यह 3 माह तक का है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ, तो यह वर्ष 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, क्या प्रतिषेध लागू किया जाता है। किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं, समवर्ती सूची में बना सकती हैं। और राज्य संबंध किस सूची में है, तो आंसर होगा इसका सही उत्तर 7वीं। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 263। और रेडियो तथा दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है, यानी टैक्स कौन लगाता है, तो राज्य सरकार टैक्स लगाती है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 245 है और 246 है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो सही उत्तर होगा कि इसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। और संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त जो आय होती है उस पर कर लगता है। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया, तो यह मार्च 1983 में किया गया था सरकारी आयोग का गठन। और संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राविधान के बिना न तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 265 के तहत है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया है, तो यह जो गठन किया गया है 18 मई को किया गया है 1990 में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय मामलों में राज्य सरकार के केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग पर। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र यानी राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा भाग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 6 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। यह सुझाव किस समिति ने दिया है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक में किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो सही उत्तर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। आइए अब 381वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो यह अनुच्छेद 355 में दर्शाया गया है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 356 है, इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति मूल अधिकारों यानी अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है, तो अनुच्छेद 359 के तहत। संसद द्वारा आपातकाल का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए, तो यह 1 माह होनी चाहिए।
यह जो है संसद द्वारा आपातकालीन की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए, तो वह समय जो है हमारा 1 माह का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो वह पंजाब में लागू किया। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं, तो यह 4 अन्य और सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी स्तुति से निर्धारित होते हैं, संस्तुति से निर्धारित होते हैं, तो यह जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वित्त आयोग की। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र की सांकेतिक निधि राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये हमारी योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 1950 को, ये आप उत्तर याद कर लीजिए। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और नीति आयोग का कौन सा निकाय है सॉरी गैर संवैधानिक है। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो यह 1 जनवरी 2015 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है वो कब की गई है, तो ये अगस्त 1954 में की गई है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, यह कथन किसके हैं, तो यह आंसर है के संथानम। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह चुनाव आयोग के द्वारा ये मान्यता दी जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह सही अंतर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहां होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह किया गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पे कौन निर्णय देता है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जो है वह निर्णय देता है। और संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है, तो यह विविध अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई, तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1985 में की गई। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता जो होती है किस देश में नहीं होती है, तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होती है वहां पर नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के चुनाव में सरकारी अधिनियम से। निर्वाचन आयोग को किस 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है, तो यह वर्ष 1989 एवं 1993 में बनाया गया। दल विरोध निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो सही उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1919 में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो रोज विलियम मैथ्यू हैं। मानवाधिकार आयोग
किस प्रकार की संस्था है? तो सही उत्तर होगा इसका गैर संवैधानिक संस्था है। और राजनीतिक एवं अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो वोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो उत्तर हो जाएगा वर्ष 1968 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा 317 अनुच्छेद। किस राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो इसका हो जाएगा हमारा राज्यपाल के साथ। अच्छा, किस राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? किस राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा राज्यपाल को। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य की संचित निधि पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1955 में जीवी खेर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 यानी 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका हो जाएगा जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 92 संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो यह जो है अनुच्छेद 350 के क खंड में है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो यह वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो यह तिरुपति में स्थित है, ये जो आंध्र प्रदेश में है। और वर्ष 1957 में प्रथम राज्यसभा राज्य भाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो सही उत्तर होगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो सही उत्तर होगा संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो सही उत्तर होगा 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो वह भाषा जो है हमारी क्या है? बंगाली है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो यह 11वीं अनुसूची में वर्णित है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो यह सही आंसर हो जाएगा 29। और पंचायत चुनाव कितने अंतराल पे होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पे होते हैं पंचायत चुनाव। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसे, ठीक है। और 440वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ है? तो यह 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में हुआ है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई है? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई है। और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो वह द्विस्तरीय, इसे कहते हैं, प्रतिमान के तहत की थी। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो यह वर्ष 1993 में किया गया था। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय संविधान के समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो यह संख्या जो है 1 है। और संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट टियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है वह अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। मजदूर संघ किस सूची के अंतर्गत आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और पंचायती राज से संबंधित समिति जो है वह कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता समिति कहलाती है वो। और लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार, ये सही उत्तर हो जाएगा। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 450वां क्वेश्चन है, भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप ये जितने भी हमारे क्वेश्चन थे जो 450, इनका आप PDF भी हमारे नीचे दिए गए लिंक से आप लेकर
डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।